स्टार्ट हुआ ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला सर? Yes, sir. ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, तो फिर बेसिकली ये टुडेज क्लास इज सीएस एग्जीक्यूटिव सीएसई में फाइनल लेवल में जो इकोनॉमिक लॉ एंड फाइनेंशियल लॉ का पार्ट है, कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब ये फाइनल लेवल में एडवांस लेवल कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है। तो बेसिकली दिस इज अ इकोनॉमिक लॉ क्लास, ठीक है, एज वेल एज इन सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो बेसिकली एक टॉपिक चल रहा है सर, एंटी करप्शन लॉ का, है ना। इकोनॉमिक लॉ में बहुत सारा लॉ पढ़ना पड़ता है, जिसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट में से काफ़ी चीज़ हम लोग कर चुके हैं, लाइक कंपटीशन लॉ वगैरह, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉ में भी कुछ डिस्कशंस कर चुके हैं रिसेंटली, रेरा वगैरह में। तो ये लास्ट वीक में आपको क्या कराया था? लास्ट वीक याद करो थोड़ा। हाँ सर, लास्ट वीक कौन सा लॉ किए थे? बेनामी ट्रांजैक्शन। हाँ, बेनामी ट्रांजैक्शन, है ना सर। बेनामी मतलब बेनामी प्रॉपर्टी जब होता है, ठीक है। बेनामी प्रॉपर्टी कैसे हो जाता है? मतलब जिसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होता है, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब बेसिकली ये सब एंटी करप्शन लॉ है ना। तो एंटी करप्शन लॉ पे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, जो आज की डेट में बहुत सारा कंट्री, नॉट जस्ट इन इंडिया, करप्शन आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है ना। और अगर आपको करप्शन को बंद करना है तो ये लॉ का प्रॉपर यूज होना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हो सर? हाँ या ना? ये जो दो लॉ है ना इकोनॉमिक लॉ के अंदर, ये सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएसईएम फाइनल, सीएस फाइनल आल्सो, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में करंटली एग्जीक्यूटिव लेवल में इसको हल्का फुल्का ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एडवांस लेवल में जाके आप और इसका डिटेल्स जानकारी लोगे। सीए फाइनल में तो इसको काफी डिटेल्स में पढ़ा जाता है, एज वेल एज सीएमए फाइनल में भी, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो मैं आज आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कैसे काम करता है, और ये एक्ट के पीछे का क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, सारा चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा सर कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली, ठीक है। और ये करप्शन कैसे करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू से, और ये लॉ के बारे में भी मैं बात करूँगा। और ये मनी लॉन्ड्रिंग ना सर सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड करप्शन का इशूज है। इवन डेवलप इकोनॉमी लाइक यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, these countries also facing very big issues in money laundering and corruption concept, ठीक है। तो ये जो करप्शंस को कम्बैट करने के लिए, करप्शंस के साथ लड़ने के लिए कंट्री का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है सर। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, बेसिकली हवाला का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली हवाला का कॉन्सेप्ट है। हवाला के बारे में मैंने आपको पहले शायद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के टाइम पे बताया था एक बार, याद है किसी को? ज्योति, नंदिनी, क्या था, हम लोग जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पढ़े थे तब हवाला का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये हवाला के थ्रू से कैसे पैसा इधर उधर हो जाता है। हाँ, है सर। ठीक है सर, एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ पर हवाला को थोड़ा देखेंगे वापस, बट उससे पहले हमें ये जानना है कि सर मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। इसको लेके दो कॉन्सेप्ट है, एक मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये जानना जरूरी है, उसके लिए नोट्स है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। मतलब जो बेसिकली लॉ का नाम है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो पूरा कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं सर, ठीक है। उसके बाद आप अपनी इंस्टीट्यूट के मैथ से क्वेश्चन आंसर रेडी कर लेना या स्कैनर से रेडी कर लेना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट्स जो है दैट इज आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। तो चलो देरी नहीं करते सर, आपको फटाफट मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ, ठीक है। सर आप लोगों को मेरा आवाज तो आ रहा है ना? कनेक्टेड है आप लोग? है सर। ओके सर, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग क्या है सर, इसके बारे में एक्ट इतना जबरदस्त क्यों बनाया गया, ठीक है। अगर मैं भारत का बात करूं तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया है? हाँ,
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पॉपुलरली नोन एज पीएमएलए। इसका पॉपुलर नाम क्या है सर? पीएमएलए। ठीक है, पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को बंद करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड बाय द इंडिया गवर्नमेंट। अगेन इंडिया, आप अगर थोड़ा सा ख्याल करोगे ना भारत में, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इंडिया में जितना सोशल लॉ बना है, स्पेशली करप्शंस को रोकने के लिए, या फिर मैं जितना देखा हूँ, हमारा देश आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ही मैक्सिमम टाइम हमारे देश में रहा है सर। अभी भी कांग्रेस का एरा कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा, बट जब जब बीजेपी आया है, मतलब बीजेपी एंड अलायंस एनडीए, तब तब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस में, लॉ में चेंजेस नजर आएगा सर, और वो भी बड़ा ही टाइट हैंड से। ऐसे इंडिया गवर्नमेंट तो फिर भी खिचड़ी था, फिर भी वहां पर अकेला बीजेपी नहीं बना पा रहा था। रिसेंटली तो बीजेपी का काफी ज्यादा पावर है, तो आजकल भी काफी सारा मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब जो पावरफुल डिसीजंस लिया जा रहा है सर, तो ये चीज मानना पड़ेगा। इसका मतलब देखो सर, क्रिटिसाइज करने के टाइम पे गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब अच्छा करता है तो उसका अच्छा ही भी बोलना चाहिए। कि इस तरह का एक्ट लाने के पीछे गवर्नमेंट का एक एक ऑनेस्ट मेंटेलिटी होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लीडर्स जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, इनका एक ट्रांसपेरेंट लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, अगर लीडरशिप ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, तो ऐसा एक्ट पास करने के लिए ना ताकत लगता है सर, मतलब मेंटल ताकत लगता है, क्योंकि मैक्सिमम केस में पॉलिटिकल इश्यूज में ही तो ये सब प्रॉब्लम ज्यादा है हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश में जो 90%, 95, 99% जो करप्शन है वो पॉलिटिकल लेवल पे है, और पॉलिटिकल लीडर से ही जब ऐसा एक्ट गवर्नमेंट लेवल में लाया जाता है, तो इस मैटर को समझना चाहिए सर। तो ठीक है, सबका अपना अपना पसंद है, सबको पता है या समझदारी है कि करप्शन कैसे होता है, किस लिए होता है हमारे देश में, इन आवर कंट्री, इन इंडिया। बट नॉट जस्ट इन इंडिया सर, दिस इज अ बिग इश्यूज इन इंटरनेशनल लेवल। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, मतलब जिसमें आपको यूएस का करप्शन भी नजर आएगा, अरबियन नेशंस जैसे देश, ठीक है, वहां पर भी करप्शन नजर आएगा। ठीक है, आतंकी हमला कैसे होता है उसका भी आपको मैं खबर बताऊंगा। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल जो आतंक है सर, आतंक समझते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेररिज्म। ठीक है, तो ये टेररिज्म का सबसे बड़ा मतलब सोर्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी लॉन्ड्रिंग रुक गया तो टेररिज्म रुक जाएगा सर। मतलब आप समझ नहीं सकते, तब आप समझोगे तो समझ पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, यू कांट इमेजिन, मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाए तो टेररिज्म रुक जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ रियली बिग थिंग। ये एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक्ट है सर, बस इसको प्रॉपर यूज करना चाहिए। इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म भी है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपको, लेकिन ये एक्ट दम है सर इस एक्ट। अगर देश को ट्रांसपेरेंट बनाना है, सच्चा सच्चा एक ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ एक कंट्री को जोड़ना है, बनाना है, बिल्ड करना है, एक नेशन बिल्ड करना है, तो ऐसा एक्ट का जरूरत है, और ऐसा एक्ट का परफॉर्म भी जरूरत है सर। ठीक है, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ प्रिवेंट लैंड लॉन्ड्रिंग, an act to prevent land laundering and to provide for confiscations of property derived from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto। ठीक है, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003, 2002 में इंडिया गवर्नमेंट के टाइम पे ये आया था, उसके बाद 2003 से बेसिकली इसको एनेक्टेड किया गया था, एंड कमेंस हुआ था 2005 ऑनवर्ड्स। ठीक है, और बीच बीच में अमेंडमेंट भी आया है इसका, बीच बीच में इसका अमेंडमेंट भी आया है। ये जो नोट्स है इसमें एकदम रिसेंट लेवल तक का डिस्कशन किया गया है। ये जो नोट्स है इसके अंदर आपको एकदम करंट डेवलपमेंट का भी खबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप मैटर को तो जानो। ठीक है, भारत में इंडिया गवर्नमेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। कन्फिस्केशन मतलब प्रॉपर्टी छुपाना। ठीक है, प्रॉपर्टी छुपाना मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है तो कहाँ से आया, ये सिंपल बात है। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल इश्यूज ये होता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बेसिकली इलीगल होता है, और इलीगल सोर्स ऑफ इनकम को जब आप एक लीगल सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खेल। आपका पैसा गलत है, आपका इनकम गलत है, बट आपका गलत इनकम मतलब बेसिकली
इलीगल इनकम, जो ब्लैक मनी तो है ही नहीं, बट इलीगल इनकम वाइट हो जाता है, ठीक है, इलीगल इनकम वाइट हो जाता है। मतलब एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग इन इटसेल्फ बेसिकली एक इलीगल कॉन्सेप्ट है। तो उसका जो पैसा का ओरिजिनेशन है, जहां से ये इनकम लोग करता है, चाहे कंपनी करे, कंट्री करे, ठीक है, कोई बैंक करे, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करे, कोई इंडिविजुअल करे, आप अगर गलत जगह से इनकम करोगे और फिर गलत इनकम को, ठीक है, गलत इनकम को लेजिट बना देते हो, ठीक है, इलीगल इनकम को एक लेजिट इनकम बना देते हो, ठीक है, ये करने का जो तरीका है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसको रोकना है, इसको रोकना है, क्योंकि इसको अगर हम लोग प्रिवेंट कर पाए, इफ वी प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आधा जंग तो हम यहीं पर जीत जाएंगे सर। जंग समझते हो ना, वार, ठीक है, वार जो होता है ना, मतलब स्पेशली टेररिज्म, टेररिज्म के साथ वार आज की डेट में, कंट्री टू कंट्री कितना वार होता है, उससे भी ज्यादा वार तो टेररिस्ट के साथ होता है। जो टेररिज्म ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, मे बी देयर मे बी 1000 ऑफ रीजंस ऑफ टेररिज्म, यस, टेररिज्म ऐसे नहीं होता, इसके पीछे टेररिज्म को जन्म दिया गया है, ठीक है, इसके पीछे पावरफुल कंट्री ही, जो पावरफुल कंट्री आज हम लोग देखते हैं ना वर्ल्ड वाइड, यही दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। आज का टेररिज्म का मेन रीजन पावरफुल नेशंस, जो पावरफुल कंट्री, यूएसए, रशिया, चाइना, ठीक है, चाइना तो अभी पावरफुल बना है, चाइना को अभी भी नहीं लाना चाहिए, बट मेनली चाइना कर रहा है, ऐसे चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता तो है, ठीक है, तो रशिया, यूएस, यूके, यूके, ये सब जो वर्ल्ड वाइड काफी पावरफुल बना है ना एक जमाने में, आज भी है, इनके कारण ही सर बेसिकली टेररिज्म इतना स्प्रेड किया है। ये लोग कहीं ना कहीं अपने पावर दिखाने के चक्कर में टेररिज्म को पैदा किया गया, और आज इनको संभाल नहीं पा रहे, दे कांट कंट्रोल नाउ। और इसको इस पे और जो नमक छिड़ाया वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, और ये प्रॉब्लम आज इंडिया में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो द फैक्ट इज दैट if you really understand money laundering first, then only you will understand how to prevent money laundering. तो पहले आपको मनी लॉन्ड्रिंग क्या है समझना पड़ेगा, तभी जाके आप मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कैसे करना है ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या करता है देखो, to provide for confiscations of property derived from the money laundering, PMLA and the rules notified thereunder came into force with effect from July 1, 2005. The act and rules notified thereunder impose obligations on banking companies, financial institutions and intermediaries to verify identity of clients. किसका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, फर्निश इंफॉर्मेशंस in prescribed form to Financial Intelligence Unit FIU in India, ठीक है, ये FIU इंडिया आज के डेट में बहुत पावरफुल काम करता है सर, ठीक है, इनका काम ही है कि भाई किसका पैसा कहाँ से आ रहा है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के पास भी बहुत पावर है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आपको मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा आइडिया दे देते हैं सर। सर मनी लॉन्ड्रिंग का जो बेसिकली 3 प्रोसेस में मनी लॉन्ड्रिंग होता है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्लेसमेंट होता है, फिर लेयरिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है। प्लेसमेंट मतलब आपका पैसा को कहाँ प्लेस करोगे आप, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट। सेकंड इज उसको लेयर बनाना है, मतलब डायरेक्टली नहीं, लेयर बाय लेयर आप अपना इलीगल मनी को लेयरिंग करते हो, उसके बाद आप उसको एक ऑनेस्ट वे दिखा के उसको आप बेसिकली इंटीग्रेट कर देते हो। पहले प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन, पहले प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन, इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है सर, जो बहुत ही भयंकर और खतरनाक, इट्स रियली डेंजरस थिंग, इट्स बेसिकली डर्टी मनी। डर्टी मनी समझते हैं, गंदा पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन ऑफ ए मनी। आप अपने मनी का जो ओरिजिन है उसको आप कंसील करते हो, छुपा देते हो, चोरी कर लेते हो। कहां से आता है पैसा? illicit activities such as drug trafficking, corruptions, embezzlement। embezzlement मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे जिनको आपने एक्चुअली, ये अकाउंट्स में होता है ना, इसमें अकाउंट्स में एम्बेजलमेंट की एंट्री होता है। मानो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे या किसी ट्रस्ट में, जिसको ट्रस्ट किया गया वही तोड़ दिया, जिस पे आपने भरोसा किया था वही आपका भरोसा तोड़ दिया, और भरोसा तोड़ के चोरी कर दिया, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। जब कोई क्लार्क अपने ही बिजनेस कंपनी का पैसा चुराए, जब कोई स्टाफ अपने ही बिजनेस से पैसा चोरी करे, तो उसको एम्बेजलमेंट कहते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन, एम्बेजलमेंट, गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बल करना, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लेजिटिमेट सोर्स। इलीगल पैसे से गैम्बलिंग करो
फिर गैम्बलिंग का पैसा टैक्सेबल हो जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा, गैम्बल में 30% टैक्स लगता है। आप गैम्बलिंग करके उसको लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हो। इट इज ए क्राइम इन मेनी जुरिस्डिक्शन, ये बहुत सारे जुरिस्डिक्शन पे क्राइम है विद वेरिंग डेफिनेशंस। इट इज यूजुअली की ऑर्गेनाइज ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। जब कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, मैं आपको क्या बोला, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसे बड़ा खेल मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है सर। 2016 में इंडिया में जो नोट बैन हुआ था ना, करेंसी बैन कर दिया गया था ना मोदी जी ने रातों रात, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, नोट बैन का क्या नाम दिया गया था, नोटबंदी। हाँ सर, याद है ना, नोटबंदी हो गया रातों रात। वो नोटबंदी बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट में था, जिसका नॉलेज आम आदमी के अंदर नहीं था। एक कॉमन पीपल, लैक ऑफ नॉलेज पीपल्स के अंदर ये इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इवन दे डोंट रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। रातों रात एक देश का प्राइम मिनिस्टर आके अपने ही देश के पब्लिक को प्रॉब्लम में डाल देगा। हमारे वेस्ट बंगाल में मैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को टीवी में बोलते सुना कि तुगलक की राजनीति चल रहा है। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक, जो भारत में अफगान का कोई शासक था, जो भारत में इन्वेशन किया था और भारत में जिनका काफी टाइम इसका एरा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रोज वो करेंसी चेंज करता था। ठीक है, अभी कभी तांबा का करेंसी, कभी गोल्ड का करेंसी, तो हर 2-2 साल में करेंसी चेंज करता था और रूल्स रेगुलेशंस हर 2-2 मिनट में बदलता था। तो किसी ने ऐसा भी कहा करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि ये तुगलक की राजनीति चल रहा है। ठीक है, वो बोल सकता है, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा आपको बेसिकली यही कहना है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या खेल खेल लेता है। किसी भी कंट्री का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ना शौक नहीं होता है कि रातों रात आके बोले कि भाई लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगा, अपना देश का पैसा इलीगल हो चुका है, सो डोंट कीप दिस काइंड्स ऑफ मनी विथ योर पॉकेट्स। ठीक है, सो ये कहना इतना आसान चीज नहीं है, और स्पेशली जब देश में अभी भी इलिटरेट लोग भर्ती है, देश में अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग मैक्सिमम है, ऐसे कंट्री में ऐसा डिसीजन लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इतना हाईली डेंसली पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया 140 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। ठीक है, और डेंसिटी में बांग्लादेश के पीछे ही हम लोग। बांग्लादेश तो हमारा ही एक हिसाब किताब का कॉन्सेप्ट है सर। अब बांग्लादेश के बारे में मैं क्या बोलूँ आपको, बांग्लादेश के बारे में बताने के टाइम पे मुझे कुछ अलग नहीं दिखता है। सेम कल्चर, सेम फूड हैबिट्स, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सो बांग्लादेश और इंडिया वर्ल्ड्स हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे देशों में जब इस तरह का डिसीजन लिया जाता है, कुछ तो बात है सर। इट्स अ की ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो मनी लॉन्ड्रिंग, आपको ही बोलेगा सर इसका डिटेल्स बताना चाहिए, सर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट होता है, ये आम आदमी के साथ कैसे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इन यूएस लॉ मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू कंसील द आइडेंटिटी। यूएस में भी होता है, वहां पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसके थ्रू से वो अपना आइडेंटिटी छुपाते हैं, सोर्स डेस्टिनेशंस, illegally gained money. In UK law, UK में the common law definition is wider. The act is defining taking any action with property of any form which is either wholly or part in proceeds of a crime. या तो पूरा पैसा क्राइम का है या तो आधा पैसा क्राइम का है, मतलब सम पार्ट्स ऑफ द मनी जो आपने अर्न किया वो इलीगल या इलीगल ओरिजिन से है, that will disguise the fact of that property is the proceeds of a crime or obscure the beneficial ownership of said property. In the past, the term money laundering was applied only to financial transactions. एक जमाना था जब financial transactions पे ही money laundering word use किया जाता था organized crime पे. But interesting fact is that today its definition is often expanded by government and international regulators such as US Office of the Comptroller of the Currency to mean any financial transactions which generates an assets or a value of an assets result in illegal act, which may involve actions such as tax evasions, false accounting, इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट किया गया है सर। टैक्स चोरी करना, ठीक है, फॉल्स अकाउंटिंग मेंटेन करना, जैसे हमारे देश में भी होता है ना, रामालिंगम राजू
याद है ना सर, फॉल्स अकाउंटिंग, प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया गया था, कुक किया गया था, प्रॉफिट कुक करके। अरे बताया कि नहीं बताया आप लोगों को, था याद है कि नहीं? ये आपका सत्यम कंप्यूटर्स का यस सर। है ना, टैक्स इवेट करना, फॉल्स अकाउंटिंग, कार्वी ने किया रिसेंटली, बड़ा स्कैंडल में से, है ना। तो ये आज के डेट में ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का पर ही पार्ट। हाँ बोलो सर। कार्वी ने तो मतलब सारा डीमैट को प्लेज कर दिया था ना। हाँ वो डीमेट को प्लेस किया था, अपने अकाउंट्स में भी फॉल्सिफिकेशन किया था। तो डीमेट तो उसका बड़ा गलती था, बट साथ में अकाउंटिंग गलती भी किया था सर। ठीक है, मतलब अपने अकाउंट्स में उसको अपना एसेट्स मेंटेन करके ऑडिटर से साइन करवाया था, अपना एसेट्स बनाया था, मतलब तो बेसिकली ये सर सारा। अभी हाँ कार्वी को अभी मतलब उसका क्या हुआ वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसके जगह पे कार्वी वाला लोग ने IIFL करके बना लिया ना फिर। कार्बी वाला ने आईआईएफएल नहीं बनाया सर, आईआईएफएल अलग से था, कार्बी का सारा अकाउंट आईआईएफएल में कन्वर्ट कर दिया गया। कार्बी में जिन लोगों का अकाउंट था उनका अकाउंट आईआईएफएल में कन्वर्ट कर दिया गया एज पर सेबी गाइडलाइंस। ओके सर। तो फॉल्स अकाउंटिंग ये सब भी यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर लाया जा रहा है सर, मतलब यूएस में और सख्त है, और टफ बनाया गया। इन यूके इट डज नॉट इवन नीड टू इन्वॉल्व मनी। यूके में तो सर गजब है, वहां पर तो मनी का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहिए, इकोनॉमिक गुड होने से ही होगा, मतलब जिसका भी कोई वैल्यूएशन है, अगर आप ऐसा कोई भी गुड्स, अगर आप ओरिजिन अगर आपका गलत है, उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर काउंट किया जाता है। Courts involve money laundering committed by private individuals, drug dealers, businesses, corrupt officials, members of criminal organizations such as the mafia and even states. माफिया लोग जो लोग करता है ना, अरे हमारे देश में इंडिया पाकिस्तान में क्या करके रखा है, हाँ, अरे दाऊद इब्राहिम माफिया ही तो है। करप्शन डायरेक्टली नहीं करता, लोगों को करप्शन करने के लिए ओरिजिन देता है, बेस देता है। अगर आपको घोटाला करना है तो दाऊद है आपका घोटाला करने का। अगर आप कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाओगे, कहीं पर आप टेरर अटैक करवाओगे, उसका फंडिंग कहाँ से आएगा? दाऊद से आएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या बताएं सर, अभी भी भारत दाऊद इब्राहिम को पकड़ नहीं पाया। क्यों? सबको पता होगा क्यों। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, भारत का एनिमी है, तभी तो नहीं तो इतना मोस्ट वांटेड होके भी सबको पता है। अभी दाऊद का पावर कम हो गया है पहले से काफी, और इंडियन इंटेलिजेंस अभी पहले से काफी इफेक्टिव बन चुका है ना। इंडियन इंटेलिजेंस जो है सर, वो काफी इफेक्टिव हो चुका है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी सोया हुआ शेर भी जाग जाता है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये लोग जीत नहीं सकता, लेकिन इन लोगों को जीतने नहीं देना है सर। दुर्गा पूजा का टाइम है ना, दे आर दी बैड, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना, डेविल, शैतान है सर ये लोग, असुर, जिसको दुर्गा ठाकुर के लैंग्वेज में बोले तो असुर है, असुर। इनको बंद करना पड़ेगा सर। कैसे होगा, किस तरह से होगा? किसी के कंट्री में घुस के होगा, जैसे लादेन, लादेन ने जो किया था, और अमेरिका ने लादेन के साथ जो किया था, है ना। तो लादेन ऐसा नहीं कर सकता सर, आप किसी के कंट्री में जाके उसको उड़ा देना। तो जो करना है सामने खड़े होके करो ना, ये पीछे पीछे क्या है, ये तो डरपोक करता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, वट एवर। लादेन से याद आया, अब देखो ये मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट है क्या क्या, देखो कंट्री वाइज ना कुछ यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा, जो वर्ल्ड वाइड कहाँ पर जो घटनाएं हुआ है सर, सब नोटेबल केसेस, सब नोटेबल केसेस जो बेसिकली ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इसमें कुछ बड़ा बड़ा स्कैंडल्स है सर, ठीक है, जैसे बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल कॉमर्स इंटरनेशनल, अननोन अमाउंट अभी भी पता नहीं है, बट ड्रग ट्रैफिकिंग का केसेस बना है, लॉन्डर्ड ड्यूरिंग द मिड 1980s। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में 7 बिलियन का रशियन कैपिटल फ्लाइट का लॉन्ड्रिंग हुआ है। बीएनपी परिबस जो फेमस म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका बिजनेस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई किया गया कॉन्स्पिरेसी में, हैविंग वायलेटेड यूएस सैंक्शन। तो बीएनपी परिबस ने खुद किया, इतना बड़ा बहुत बड़ा कंपनी है सर, इंडिया में भी इस पे काम चलता है, ठीक है। तो ये यूएस के रूल्स के अगेंस्ट में काम किया। फिर आपका बीटीए बैंक, चार्टर हाउस, इवन स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी है,
लेकिन मैं आपको लादेन से जो याद आया मुझे, मैं वही आपको एक बार दिखाता हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई इस्लामिक बैंक, देख पा रहे सर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड दुबई इस्लामिक बैंक was accused of knowingly and purposefully providing financial service and other forms of material support to Al-Qaeda. ठीक है, Al-Qaeda किसका था? We know that, है ना? ओसामा बिन लादेन, है ना? तालिबान, ओसामा बिन लादेन सब कनेक्टेड था. When the terrorist group was planning the executions, when the terrorist group was planning the executions of the September 11 attacks against the United States. In addition, the Sharjah branch of Standard Chartered Bank was also involved in opening the accounts of terror operatives and allowing financial transactions to take place between them and Khalid Sheikh Mohammed, the principal architect of 9/11 attacks. I hope you understand कि कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो जाता है सर सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग. ये अपर लेवल से ये सब रोकना जरूरी है सर. ये सिर्फ एक कंट्री का मैटर नहीं है. It's not about USA, it's not about France, it's not about London, it's not about India only. It's about the whole world. I don't know दुनिया अभी किस तरफ जाना चाहता है. इन लोगों को रोकना चाहिए सर. ठीक है, इन लोगों को रोकना चाहिए. लोगों को भी समझना चाहिए इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट इतना भयंकर होता है. इंडिया में जब जब ब्लास्ट होता है, जब जब जैसे ताज अटैक से लेके आपका ओबेरॉय अटैक से लेके बॉम्बे में जो आपका रेल लाइन मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म्स में जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, 2008 में, 2011 में, ठीक है, मतलब दिल्ली ब्लास्ट, है ना, मतलब बहुत बहुत सारा हुआ है, हैदराबाद, ठीक है, काउंटलेस, ठीक है, मतलब इतना सारा है. लेकिन पॉइंट इज दैट ये सब कहाँ से होता है सर, कैसे हो जाता है? ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ठीक है, तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट बहुत बड़ा है और ये इफेक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड पूरा दुनिया इसके ऊपर प्रॉब्लम में है सर. अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स अफगानिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, बालाकांस में, बांग्लादेश में, कनाडा में, यूरोपियन यूनियन में, स्पेन में, इंडिया में, नाइजीरिया में, लातिन अमेरिका में, सिंगापुर में, साउथ अफ्रीका में, थाईलैंड में, यूनाइटेड अरब में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, लंदन, इवन अर्नेस्ट एंड यंग का भी काफी बड़ा रोल प्ले है इसमें. मतलब रोल प्ले मतलब वो बंद करने के काम कर रहा है जो बिग फोर में है. यूनाइटेड स्टेट्स में प्रिवेंटिव एंड क्रिमिनल सैंक्शंस, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है. इंडिया में क्या है वही जानना है थोड़ा. बाकी अगर आप दूसरे कंट्रीज का भी जानना चाहते हो, आप अलग अलग कंट्रीज का मैं नोट शेयर कर लूंगा आपसे, आप जरूर गो थ्रू करें. ठीक है, यूएस क्या करना चाहता है, सिंगापुर क्या करना चाहता है, ये देखो. सिंगापुर लीगल फ्रेमवर्क फॉर कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग इज कंटेंट इन patchwork of legal instruments, the main elements of which are corruptions, drug trafficking, other serious crimes, ठीक है, confiscations of benefits, ठीक है. The statute criminalizes money laundering and imposes the requirement for persons to file suspicious transactions reports and make a disclosure whenever physical currency or goods exceeding $20,000 are carried into or out of Singapore. ठीक है, तो ये हर तरह का हिसाब किताब जैसे बाहर की कंट्रीज भी चालू किया है, हमारे देश में भी इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज गैदर करना चाहिए, कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट चलता है. ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है. ठीक है, इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आया है सर. ठीक है, आज फाइनेंशियल क्राइम हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स और दिन ब दिन फाइनेंशियल क्राइम ना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है. पहले तो हवाला होता था, आजकल तो साइबर थ्रू से हो जा रहा है ना, आजकल साइबर के थ्रू से हो जा रहा है. हवाला में क्या होता था, हवाला कॉन्सेप्ट देखो सर, हवाला सीए फाइनल में बहुत पूछता है. ठीक है, हवाला कॉन्सेप्ट ये देखो, इलीगल ब्लैक मनी क्या बन जाता है सर, दिखाई दे रहा है ना सबको. इलीगल ब्लैक मनी जो इलीगल है और साथ में ब्लैक भी है, वो लीगल भी हो जाता है और वाइट भी हो जाता है. স্যার ওড়িশাতে আবার একটা ধরা পড়েছে চিট ফান্ড। उड़ीसाते হ্যাঁ স্যার 565 crores। 565 crores. चलो ये अच्छा लग रहा है कि पकड़ में आ रहा है, लेकिन परेशान हो जाएगा ईडी. স্যার কলকাতার যে ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ ছিল উনি ইনভলভ ছিল, শুভ কুমার ব্যানার্জি। बस बस यही तो चाहिए, बंगालीज और क्या कर सकता है, अच्छा कुछ करे, नाम हो जाए, लेकिन अच्छा तो नहीं करेगा, दुर्नाम फैला रहा है, कुराप्शंस पे कुराप्शंस बनाया जा रहा है. हाँ, বাঙালি ভদ্রলোক থেকে এখন মানে কি বলবো আর অভদ্রতে চলে যাচ্ছে. कम से कम अपना जाति का भी ख्याल करे. हाँ सीरियसली, इसलिए मैं थोड़ा जाति का मतलब, मेरा कहने का मतलब कोई जात पात नहीं, जाति मतलब
एक प्राइड होता है यार, एक प्राइड होता है, जैसे राजपूत का एक प्राइड होता है कि वो लोग लड़ाई करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। मतलब वैसा ही एक बंगाली इसका एक क्या था कि हम लोग एडुकेटेड होते हैं, भद्र होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, साथ में हम लोग मतलब गुड कैरेक्टर का होते हैं। ये हमारा एक पहचान है दुनिया के सामने, भारत के सामने, वो पहचान भी जा रहा है। तो बेसिकली क्या बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, इसमें काफी सारा चीजें आया है सर, जिसमें हवाला, ठीक है, पुराने जमाने में हवाला चलता, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, लेट अस अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग विद एग्जांपल ऑफ हवाला, ठीक है। मैं पहले भी बोला आपको, हवाला सिस्टम, दाऊद इब्राहिम का हवाला एक बड़ा लेवल में होता है, जब ये बेसिकली करप्शंस बनाता है, साथ में आपका टेररिज्म फैलाना चाहता है। हवाला सिस्टम वर्क्स विद नेटवर्क ऑफ ऑपरेटर्स कॉल्ड हवालादार्स or hawala agents. For a hawala transactions, customer contact a hawala agent at the source locations. The hawala agent at the end collects money from the person who wishes to make a transfer. The agent then calls up his counterpart in the country where the transfer has to be made. This counterpart then hands over the cash to the recipient after deducting a commissions. The source agent promises to settle the debt to the destination agent through an informal settlement. Example देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। For example, a person in a country A, ठीक है, a person in a country A who wants to transfer some money to someone in country B, A country से B country में पैसा जाना चाहता है, gives the money, अब gives the money to the hawala brokers in the country, ठीक है, the person in country A के country A में, मतलब मानो country A is India, ठीक है, and country B मानो पाकिस्तान, ठीक है, तो country A से country B में पैसा जाएगा, ठीक है, तो a person in country A, India, who wants to transfer some money to someone in country B, that is in Pakistan, gives the money to hawala brokers in the country. मतलब हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो हवाला ब्रोकर का काम करता है उसके पास जाएगा, या फिर अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया भेजना चाहता है या दुबई भेजना चाहता है, वो जाएगा किसके पास, हवाला का काम करके ही तो दाऊद इब्राहिम वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वांटेड हवाला ब्रोकर है सर। टेररिज्म का सबसे बड़ा खतरनाक, इतना पैसा तो मतलब शायद अंबानी भी नहीं बना पाया जितना हवाला करके दाऊद इब्राहिम ने बना। The hawala brokers in the country. The agent accepts it and called up his colleague in country B. अब जो एजेंट होगा, जैसे इंडिया का जो ब्रोकर का है, ठीक है, इंडिया का जो ब्रोकर है हवाला एजेंट कर रहा है, ठीक है, हवाला ब्रोकर इन कंट्री ए, द एजेंट एक्सेप्ट इट एंड कॉल्स अप हिज कलीग इन कंट्री बी, और अपने कलीग को कंट्री बी में कनेक्ट करेगा, ठीक है। इंडिया का जो कनेक्शंस पाकिस्तान में है, हवाला ब्रोकर के बीच में जो कनेक्शंस है, जो भाईचारा बना के रखा है ना, भाईचारा अच्छा होता है सर, बट भाईचारा किसी का मतलब किसी को मतलब प्रॉब्लम, किसी को लॉस पहुंचाने के लिए जो भाईचारा होता है ना, ये भाईचारा ना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब इंडिया का जो हवाला ब्रोकर है, वो एजेंट जो है वो पाकिस्तान के ब्रोकर को कनेक्ट करेगा, हिज कलीग्स गिव्स द मनी इन कंट्री बीज करेंसी, अब उसका कलीग्स जो है वो अपने करेंसी के हिसाब से पैसा दे देगा टू द पर्सन इन द कंट्री to whom it has to be transferred. An identification code is requested ensuring the authenticity of the receiver. The same modus operandi is followed within the country as well. अब क्या होता है सुनो, अब मानो कि मैं सपोज मानो मैं हवाला ब्रोकर हूँ और मेरा पाकिस्तान में कोई है जिसके साथ मेरा कनेक्शन है, और मुझे किसी को पैसा भेजना है पाकिस्तान, बट मैं डायरेक्टली भेजना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली भेज नहीं सकता क्योंकि इलीगल है, तो मैं हवाला ब्रोकर का हेल्प लूंगा। अब हवाला ब्रोकर का बहुत सारा कनेक्शन है, वो लोग सादा काला सब कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हेल्प करता है ये सब में, ठीक है। तो दुबई को बेस बना सकते हैं हम लोग, दुबई के थ्रू से रूट में जाके सब कुछ सादा, काला चीज सादा हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने पाकिस्तानी भाई को बोलूंगा कि भाई एक बंदा है उसको पैसा भेज दे, ठीक है, तो मैं उसको पैसा भेज दूंगा, बदले में कमीशन का आना लेना देना हो जाएगा। तो पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तानी रुपया में पैसा पाकिस्तान का जो जिनको पैसा जरूरत था उसको पहुंच जाएगा, और भारत का पैसा इनके पास आ जाएगा, ठीक है। भारत का जो पैसा जो भेजना चाहता है वो भारत के ब्रोकर को देगा, भारत का ब्रोकर फोन करके पाकिस्तान का एजेंट को बोलेगा, पाकिस्तान एजेंट अपने पॉकेट से पैसा उसको दे देगा, इनका सेटलमेंट बाद में वो लोग करप्शन करके दुबई के थ्रू से ब्लैक को व्हाइट करके कहीं ना कहीं से ट्रांसफर कर देगा। ये सब कनेक्शंस पे बनता है, चेन पे बनता है, ठीक है। इसके ऊपर काफी सारा हिंदी मूवी बन चुका है, ठीक है, कि कैसे ये लोग काम करते हैं, आप जरूर देख सकते हो। जो रॉ के बेस में बना हुआ जो सब मूवीज होता है ना, ये सब में बहुत दिखाते हैं सर, हो सके तो ये सब मूवीज देखा करो। जॉन अब्राहम का है, ऋतिक का है,
मैं कुछ मूवीज देखा, ऋतिक का नहीं सॉरी, अक्षय कुमार का भी 1-2 मूवी देखा, बेबी बोल के एक मूवी देखा। रॉ एजेंट के बेसिस में जो भी मूवीज बनता है ना, वो सब में आपको ये सब कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हवाला क्या काम कर रहा है, दाऊद इब्राहिम कैसे काम करता है। सो ये तो पुराने जमाने में होता था, अभी भी होता है, ठीक है। पहले से काफी कम हुआ है, काफी कॉम्बैट हुआ है, लेकिन इसको कंप्लीटली कॉम्बैट करना है सर, कंप्लीटली, ठीक है। तो बेसिकली financial intelligence has become more recognized in combating international crime and terrorism. Money laundering has become more prominent in political, economic and legal debate. मनी लॉन्ड्रिंग जैसे देखो ना, अगर आज के डेट में अगर आप देखोगे, जैसे ये करेंटली वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, हाँ ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे बोला जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो ये जो अर्पिता और ये का केस है, पार्थो का केस चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश में कैसे पैसा जा सकता है, इवन काउ स्मगलिंग उसमें भी बांग्लादेश का कनेक्शन मिल गया है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा है देश के अंदर, कहीं भी हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो, लेकिन देश का तो है ना प्रॉब्लम, इसको कॉम्बैट करना पड़ेगा सर, ठीक है। और इसको सर बेसिकली टाइट हैंड में इसको कंट्रोल करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले है, प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले है, सबका रोल, पुलिस, पुलिस के पास पावर होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए पुलिस तो काम करेगा नहीं, तो इसीलिए हायर लेवल इंटेलिजेंस से ही काम करवाना पड़ेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज इप्सो फैक्टो इलीगल। मतलब इप्सो फैक्टो का क्या मतलब होता है? इप्सो फैक्टो इज अ लैटिन फ्रेज, याद रखना सर, डायरेक्टली ट्रांसलेटेड एज बाय द फैक्ट इटसेल्फ। मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग ना अपने आप में ही एक इलीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Is a direct consequence, a resultant effect of the action in question instead of being brought about by a previous action. It is a term art used in philosophy, law and science. Ipso facto, मतलब जो by fact itself is illegal, ठीक है। मतलब आप इलीगल काम को ही तो लीगल बना रहे हो, ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली इलीगल कॉन्सेप्ट है। द एक्ट जनरेटिंग द मनी ऑलमोस्ट ऑलवेज आर देमसेल्व्स क्रिमिनल इन सम वे, ठीक है। जैसे ये जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल घोटाला हुआ है, लोगों को जॉब देने के नाम पे जो पैसा लिया गया है, ठीक है, इट्स टोटली इलीगल। ये तो पूरा वाइड कॉन्ट्रैक्ट है सर, है ना, यू ऑल नो दिस थिंग्स। पावर में हूं मैं तुमको जॉब दिला दूंगा, तो बदले में जैसे आजकल क्या डील चलता है, कितना खतरनाक चीज है सर देश के लिए। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ये कैसा देश बन रहा है सर। मतलब अगर मानो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टीचर लेवल में सैलरी बढ़ चुका है, एक टीचर का, एक हाई स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर का सैलरी बन गया सर 50,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। एक हाई स्कूल टीचर का सैलरी बन गया ऑलमोस्ट 70-80,000, प्रोफेसर का ऑलमोस्ट 1.5 लाख क्रॉस करके चला गया। क्या मैं सही बोला तो था? हाँ, प्राइमरी टीचर का ऑलमोस्ट 50,000 का सैलरी है अभी, 60-62 प्राइमरी टीचर है सर। ठीक है। जस्ट इमेजिन, मतलब 60-62 शायद मतलब थोड़ा मैच्योर लेवल में, या स्टार्टिंग से 60-62। না স্টার্টিং এ একটু কম থাকে, তারপর স্যার বাড়বে স্কেলটা। ওই বছর দুয়েক তিনেক চারেকের মধ্যে হয়ে যায় মোটামুটি। ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह से ये सैलरी लेवल हाइक हो रहा है ना, जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अगर आप करंट कंडीशन देखो उसके हिसाब से न्यू जॉब डेवलप नहीं हो रहा है। तो স্যার গভর্নমেন্টে যে কোনো সার্ভিসের ক্ষেত্রে টিচারের বা প্রফেসরদের মাইনে সবথেকে বেশি থাকে, স্কেল পুরো আলাদা হয়। एग्जैक्टली अब इसमें स्पेशली मैं अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट का बात करूं, तो इसमें जिस तरह से सैलरी हाइक हुआ है लास्ट कुछ सालों में, इसमें ना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इफेक्ट है। क्या कर रहा है जानते हो? पब्लिक से ब्राइब ले रहा है। इतना पैसा का घोटाला जो हुआ है, अब देखना खबर आएगा, ठीक है। ये आपको ऐसे ही नॉर्मल वे में शेयर कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा जब अपना सैलरी तो उसको दे रहा है, लेकिन उसका पैसा उसी से लेके दे रहा है सर। मतलब आप आपसे घूस ले रहा है, ब्राइब ले रहा है आपसे, ठीक है, जॉब देने के लिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ठीक है। बंदा भी एकदम अपना पैसा लेके थमा रहा है पॉलिटिशियंस के हाथ में या पॉलिटिशियंस एजेंट के हाथ में, फिर आपसे 25 लाख लेके आपको जॉब दे रहा है, और अब फिर आपको 60,000 50,000 का सैलरी दे रहा है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ना ये पैसा ब्राइब के थ्रू से, ये सिस्टम बना कैसे? अगर अगर मानो अपर लेवल में कोई नोटिफिकेशंस नहीं है, या फिर किसी तरह का कंट्रोलिंग नहीं रहा, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। ये अपर लेवल जो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स है, ठीक है, ये लोग अपने आप को
एकदम जैसे हम लोग बोलते हैं ना साफ कैसे होगा, ये इनके कहने पे ही सारा चीज हो रहा है, सारा चीज इनके कहने पे हो रहा है, इस पे तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, सबको पता है, एंड दीज आर जस्ट मतलब बेसिकली सेटल्ड है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है सर। और यही चीज जब गलत वे में यूज हो जाएगा ना, टेररिस्ट भी बीच में आ जाएगा सर, क्योंकि गलत चीज और गलत चीजों को सामने ला सकता है। तो बहुत टफ रूल्स को यूज करना चाहिए सर, और जो यूज हो रहा है उसी लॉ के थ्रू से ही लोगों के घर में जाके इस तरह का रेड पड़ रहा है सर। अब चलो आई होप कि क्लियर तो हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। पूरा भारत में ना एकदम लोगों को साफ कर देना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, क्या मिनिस्टर क्या है फर्क नहीं पड़ता, सबको जेल में डालो सर, और एक बार जेल में दो तो 7 साल तक बाहर ना लाने दो सर, 7 years। अब जान लो सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। স্যার এটাই তো সমস্যা, মানে মানে পলিটিশিয়ানরা সবথেকে বেশি ইনভলভ থাকলেও তাদের ক্ষেত্রে এটা করা যায় না, কারণ কনস্টিটিউশনই কিছু জায়গা আটকে রেখে দিয়েছে, যেটাকে চেঞ্জও করে না, তার ফলে এরা ছাড় পেয়ে বেরিয়ে যায়। वही सर, वही उसी वही वही दिक्कत बना हुआ है सर कि कॉन्स्टिट्यूशंस में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिबर्टी को लेके जो आर्टिकल 14 वगैरह में जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत बना हुआ है, बट ये सब भी चला जाएगा सर। अब देखो उसीलिए मैं बोलता স্যার हूँ। এই পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ যেহেতু থাকে, তাই জন্য এদেরকে অনেক মানে এদেরকে এমনি নর্মাল কোনো রকম যারা কোনো রকম ক্রাইম করে তাদের সঙ্গে এদের একরকম ভাবে হয় না, এদের পুরো আলাদা হয়, আর ছাড়ে এরা বেরিয়ে যায় সব বাইরে। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू से वो ये लोग निकल जाता है। স্যার এদের এগেনস্টে যখনই কোনো রকম অ্যাক্টের কোনো কিছু পড়ে, তখনই ওই সঙ্গে সঙ্গে কনস্টিটিউশনের ওটাও ঢুকে যায়, যেহেতু এরা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, মানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ। তার জন্য স্যার এদের এগেনস্টে অনেক কিছু, যেমন এমনি যারা ক্রাইম করলে তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিসিপেটরি বেল গ্র্যান্ট হয় না সেরকম ইয়ে হলে, কিন্তু এদের যে কোনো কেস হয়ে যাক, এদের বেল এরা অ্যান্টিসিপেটরি পাবেই, মানে কিছু না হোক অ্যান্টিসিপেটরি বেল নিয়ে বেরিয়ে যাবে, আর তারপর ওটাকে বাইরে গিয়ে পুরোপুরি মানে পুরোটাকে যা করার ওখানে পুরো বাইরে ঘেঁটে দেবে সব কিছু। তার ফলে আর কিছু মানে তখন আর কিছু করাও যাবে না, বাইরে ঘুরে বেড়াবে এটা। गवर्नमेंट सर बेसिकली चाहता तो है ये सब लॉ लाने का, लेकिन क्या है ना, देश में तो देख ही रहे हो सर, एक सिंपल सिंपल। তো সেটাও আনতে পারবে না, কারণ সেখানে আনতে গেলেও লোকসভা রাজ্যসভা সেখানেও हाँ वही, মানে हाँ হাসপাতাল। वही वही पर प्रॉब्लम है सर, वही एक प्रॉब्लम। फिर भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा राज्यसभा में पावर थोड़ा सा कम है ना, यही दिक्कत है। लोकसभा में तो पार्टी का फुल पावर है करेंटली, ठीक है, बट राज्यसभा में फुल লোকসভাতে पावर। অতটা এফেক্ট করে না, মানে মেন তো রাজ্যসভাটাই हाँ থাকে। राज्यसभा, हाँ अपर हाउस के पास बहुत ज्यादा पावर है। भी चेंज हो जाए ना, देखो अपकमिंग 10 years भारत का किस्मत बदल सकता है, ये मेरा पर्सनल एक व्यूज है सर, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट व्यूज रखते हैं, तो उसी तरह का एक व्यूज पे रख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग 10 years में बहुत कुछ होने वाला है। স্যার এগুলোর এফেক্ট সব জায়গাতেই পড়ছে, এই চিত্রা রামাকৃষ্ণনের জন্য মার্কেটেও অনেক এফেক্ট হয়ে গেছে। हाँ এটাও वही একটা चलता, স্ক্যামই তো আছে একরকম। ऑब्वियसली ये सब स्कैम तो इफेक्ट करेगा, बिल्कुल। फॉरेन मनी आने में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डोमेस्टिक लेवल में लोगों को डर नहीं जाएगा, है ना। स्पेशली जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो क्यों करप्शन में पैसा डालेगा, जिनका ऑनेस्टी का पैसा है और अच्छा पैसा है वो क्यों करप्शन का पार्ट बनेगा। अगर 10 में से एक भी करप्शन, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी करप्टेड निकल जाता है, तो बाकी 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर वो ट्रांसपेरेंट भी है फिर भी उसको डर लग जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये सारा चीज इफेक्ट करता है। এখন এমন হায়ার অফিসিয়াল যুক্ত এমন এমন জায়গাতে, যেটা কেউ কোনোদিন কল্পনাই করতে পারেনি, যে এত হায়ার অফিসিয়াল এত ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে এরকম কাজ তারা করবে, এত ভালো পোস্ট, এত নলেজ, কিন্তু কাজের জায়গায় ইউজ না করে পুরো ঘাটার জন্য রেডি সব। फुल्ली हायर लेवल ऑफिशियल्स आर फुल्ली कनेक्टेड विद दीज थिंग्स, और जब तक ये लोग ठीक नहीं होगा, इनको ठीक करने का एक ही उपाय है सर, एक हार्ड पॉलिटिशियंस जो ऑलरेडी है हमारे देश में, मतलब इनका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोदी जी का सब्स्टिट्यूट नहीं है करेंट, बट अकेला मोदी जी सारा चीज करने जाएगा तो फिर हर जगह में धरना में बैठ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है कि बात बात में धरना बैठ जाएगा तो कंट्री बंद हो जाएगा, देश भी तो चलाना है सर। एक किसान बिल को लेके क्या हुआ सोचो आप, एक सिंपल किसान बिल, कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था। गवर्नमेंट का काम चाल डाल कंट्रोल करना नहीं है। অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হয় কি, যখন ক্ষমতায় কেউ থাকে তখন সে যেটা করতে চায় অন্য কেউ তখন বিরোধিতা করে, কিন্তু যখন সে ক্ষমতায় থাকে না
অন্যকেও সে অন্য কিছু করতে যায় তখন সেও বিরোধিতা করে, এটা তো वही হয়েই যাচ্ছে। वही আপনি तो আমাদের प्रॉब्लम है স্টেটে सर। দেখুন, এই যে সবার এগেনস্টে মামলা হচ্ছে কিংবা তদন্ত হচ্ছে সবকিছু হচ্ছে, কিন্তু যারা আগে টিএমসি মানে আগেকার যে ইয়েতে ছিল তারা যখন পরবর্তীকালে এনডিএ বিজেপিতে গেছে তাদের এগেনস্টে দেখুন কোনো ইয়ে নেই, কিন্তু এটা কিন্তু হওয়া উচিত না, যখন नहीं ये হবে भी नहीं যখন होना সবার चाहिए, हाँ ये भी नहीं হবে, होना যখন चाहिए। বেঁচে যাচ্ছে এটাও তো हाँ, তার দলের লোক দেখুন একজন তো ऐसा ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अगर पार्टी बदल लेते हो तो आपका गुना कम हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। কিন্তু স্যার तो চুরি किसके যখন করেছে সবাই তো মিলেই करेছে আর সাধারণ মানুষের টাকাই গেছে তো, तो কিন্তু किसके बारे में बोल रहे हैं मैं समझ गया पूरा। না আমি नाम নেব না স্যার এখানে। नहीं ठीक है मैं समझ गया, शुभेंदु ठीक है। तो इट्स बेसिकली नहीं सी इट्स ट्रू, इट्स हार्डकोर ट्रूथ। कल मेरे घर पे भी मैं बात कर रहा था इसके बारे में। तो मतलब तुम मतलब पार्टी बदल लिया तो तुम एकदम तुम्हारा शुद्धिकरण थोड़ी हो गया। ठीक है, कोरप्टेड कोरप्टेड तो कोरप्टेड है, एकदम ओपनली होना चाहिए। तो मैं आई एम फुल्ली अगेंस्ट इट। वेस्ट बंगाल में जो भी हो रहा है मुझे मतलब इवन बीजेपी भी जो कर रहा है वेस्ट बंगाल में इसका সবার पॉलिटिकल जो ক্ষেত্রে স্যার সমান থাকবে, সে যে কোনো মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হোক, তার সিম্বলটা বড় কথা নয়, অন্যায় করলে সেটা হবে। আর তাহলে স্যার ভয়টা থাকে, কিন্তু ভয়টা এই কারণেই নেই কারণ ওরা দেখুন সেন্ট্রাল একটা মানে তাদের এজেন্সিকে দিয়ে এদের এগেনস্টে ইয়ে করছে, তো এই আবার এখানে সিআইডি এদের পেছনে দিয়ে দিচ্ছে। এতে লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না, এরা সবাই ঘুরেও বেড়াবে বাইরে আর আরো এইরকম করে যাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আরো ডাউন খেয়ে যাবে, সব দিক থেকে ডাউন চলে যাবে। एक्चुअल प्रॉब्लम कॉमन पीपल को ही झेलना पड़ेगा, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन एटलीस्ट सेंट्रल में ऐसा पावर होना चाहिए जो कम से कम वो तो ट्रांसपेरेंट हो। बाकी लोअर लेवल स्टेट लेवल में करप्शन तो रहेगा। अब स्टेट लेवल प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं करेगा, स्टेट का लोग के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट का लोग ही तो करप्टेड है, मतलब यही तो সেন্ট্রাল प्रॉब्लम है। একা কোনো কিছুই করতে হবে না, স্টেট সব মিলিয়েই তো সেন্ট্রাল হয়, वही শুধু সেন্ট্রাল তো কিছু ইয়ে নেই, ইলেক্টেড स्टेट लेवल में, স্টেট থেকেই যাচ্ছে। यस स्टेट लेवल में पब्लिक अगर थोड़ा सा अपना स्टैंड पॉइंट नहीं बताएगा लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा डराना चाहिए सबको, है ना। मतलब ये पब्लिक भी ना सारा दिन चमचागिरी करता रहता है। अच्छा देखो एक्ट देख लो थोड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग तो देख चुके हो, अब थोड़ा एक्ट देख लो। तो बेसिकली ये एक्ट एनडीए के ज़माने में आया था, ये नॉलेज लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये 2005 से इसका इफेक्शन चालू हुआ, इफेक्टिव हुआ। और फिर गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया, एफआईयू इंडिया बोल के, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसका काम ना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका एक पूरा साइट भी है एफआईयू इंडिया का, आप चाहो तो देख सकते हो। तो प्रोवाइड क्वालिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफगार्डिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम द अब्यूजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड अदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज के लिए आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा नॉलेज गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स रियली ऑनेस्ट लोगों का जगह है बेसिकली। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी ऑल नो दैट। बाकी देखो सर, क्या गलत कौन गलत कर रहा है, कौन रॉन्ग डूइंग्स कर रहा है, उनका प्रॉब्लम है। कम से कम अगर कुछ लोग ठीक हो जाए ना तो भी देश आज नहीं तो कल बदलेगा। आई एम नॉट जोकिंग सर, इट्स ट्रू। कभी कभी हम लोग ना थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि सभी कोई करप्टेड है तो हम भी करप्टेड बन जाते हैं, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। एटलीस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि दुनिया में हर चीज करप्टेड है। नहीं सर, हर कोई करप्टेड नहीं है। अगर हर कोई करप्टेड होता ना तो ये देश जितना भी चल रहा है ना ये भी नहीं चल रहा। आपको किसी भी चीज में आज हम लोग लेबानन हो जाते, आज না हम স্যার लोग আশা मिस्र। ছাড়লে হবে না, 99% করাপ্ট হয়ে গেলেও 1% কে চেষ্টা করতে হবে यस सर, পুরোটা সামলানোর। ये सर ठीक है। अगर सारा लोग अगर करप्टेड हो जाता ना, आज हम लोग लेबानन हो जाते, आज हम लोग इजिप्ट हो जाते, आज हम लोग इराक हो जाते, ठीक है, आज हम लोग कोलंबिया हो जाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मतलब जो कंट्री करप्शन के कारण खत्म हो चुका है, अफ्रीकन नेशंस में प्रॉब्लम करप्शन है, ठीक है, साउथ अमेरिकन नेशंस में प्रॉब्लम करप्शन है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि करप्टेड होने से नहीं चलेगा सर। इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी ना, इसीलिए ना एक चीज क्या है ना, लोगों को डर खत्म हो गया है। कभी कभी आप लोग शायद मेरे बात का मतलब क्या निकालते हो, आई डोंट नो, बट ये कभी कभी मैं स्पिरिचुअलिटी में बात बहुत कर देता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रोसेस लाइक दैट। जैसे देखो ना अभी नवरात्रा चल रहा है, ठीक है, मैं अपने बंगाल के कल्चर में बात कर रहा हूँ। दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, बट आप 10 करोड़ पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट। अब किसी भी घर पे जाके पूछो कि नवरात्रा मतलब ये जो
दुर्गा पूजा का 9 नाइट्स जो मतलब जो नवरात्रा फेस्टिवल जो होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है नवरात्रि नहीं होता है बट षष्ठी से हम लोग पालते हैं, ठीक है महाषष्ठी से। दुर्गा माता का जो रूप का पूजा होता है, एटलीस्ट आप एक बंगाली को जाके पूछो कि भाई ये हर रूप का मतलब क्या है या फिर इस रूप के क्या होता क्या है, नो वन नोज। मैं आपको बता दे रहा हूँ 99.99% आपको जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल, हाउ, कैसे हो सकता है? फेस्टिवल सबसे बड़ा हमारे पास है बट हमें पता ही नहीं कि दुर्गा पूजा का रीजन क्या है। दुर्गा ठाकुर का जो 9 इनकारनेशंस का जो सेलिब्रेशंस होता है, एक तो नवरात्रा यहाँ पर कोई करता नहीं है, नवरात्रा का रूल्स रेगुलेशंस कितना लोग फॉलो करते हैं इसको लेके पूरा डाउट है सर। लेकिन कम से कम नॉलेज तो रखे। एक्चुअली क्या है ना, पूजा नहीं है ये सिर्फ अभी एक पूजा के नाम पे फैशन शो। आई एम रियली, मुझे खराब लगता है बोलने में बट इट्स रियली दैट ये पूजा के नाम पे फैशन शो बन चुका है। पूजा कहाँ है एक्चुअली? क्या क्यों मैंने ये बात कहा जानते हो? ये जो करप्शन है ना, करप्शन तभी बढ़ता है किसी भी कंट्री में जब उस कंट्री में ना विश्वास खत्म हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान का सेवा नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब रेस्पेक्ट, इमोशंस, कंपैशन, ठीक है? ये होता है पूजा का रीजन, ठीक है? तो मन में करुणा खत्म, मन में कंपैशन नहीं आ रहा है, मन के अंदर सारा दिन सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें, लोगों को लूटना, मारना, पीटना, काटना, ठीक है, इस तरह का फीलिंग्स। ये क्या हो रहा है ना आपके अंदर है ना, मतलब एक क्षमा भाव भी नहीं आ रहा है। मतलब क्षमा मतलब कंपैशनेटिक फीलिंग्स। हम लोग भगवान के पास मस्जिद में मंदिर में क्यों जाते हैं? या तो भगवान के पास जाके थोड़ा शांति मिलता है, अपना अगर कोई फॉल्ट है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरे से या अल्लाह मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, गॉड मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, हम इसको रेक्टिफाई करें, आप मुझे ताकत देना, आप मुझे ताकत देना। अब भले ही भगवान हो, भले ही अल्लाह हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बट देयर में बी सम सुप्रीम पावर, है ना? तो उनको पूछो ना कि भाई किस तरह से मैं अपना रेक्टिफिकेशन कर पाऊं। अरे देखो ना, पार्थ चैटर्जी अभी गीता लेके बैठा हुआ है जेल के अंदर। क्यों? जब चोरी कर रहा था तब गीता क्यों नहीं पढ़ा? अब गीता पढ़ के क्या होगा? चलो ठीक है, गीता पढ़ने का अधिकार तो सबको है, देर आए पर दुरुस्त आए, कम से कम अभी गीता पढ़ के समझ लो, अगर समझ में आ जाता है। हाँ सजा तो मिलेगा क्योंकि गलती बहुत ज्यादा हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है ना, बूढ़ा होने के बाद, ओल्ड एज में आने के बाद गीता नहीं पढ़ना चाहिए। गीता तो कम एज में ही पढ़ना चाहिए, यूथ हालत में ही पढ़ा देना चाहिए कम से कम। अब गीता का मतलब कुछ समझ के, जैसे मैं बोला ना आपको, दुर्गा पूजा है बट नो वन नोज कि क्या है दुर्गा पूजा, क्यों है दुर्गा पूजा, है ना? यहाँ पर जय श्री राम चिल्लाने से लोग उसको पॉलिटिकल स्लोगन बता के एक गाली बना दिया है, ठीक है? जय श्री राम कोई बीजेपी का स्लोगन ही नहीं है। अब वो लोग स्लोगन बनाया इनको चिढ़ाने के लिए, ये लोग स्लोगन को लेके चिड़ दिया। अरे भाई, राम जी ने तो दुर्गा जी को इस टाइम पे एक्चुअली अकाल बोधन किया था। मतलब ये जो करंट दुर्गा पूजा हम लोग वेस्ट बंगाल में मनाते हैं, और नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर द इंडिया, वेस्ट बंगाल का बिग फेस्टिवल है। श्री राम, प्रभु श्री राम ने बेसिकली इस टाइम पे रावण को वध करने के लिए दुर्गा माता को इस टाइम पे लाया। एक्चुअल दुर्गा पूजा तो मार्च अप्रैल में होता है, जिसको हम लोग संतोषी पूजा या कुछ ऐसे बोलते हैं, जो बेसिकली बसंत में होता है, मार्च अप्रैल में। दैट इज द एक्चुअल टाइम ऑफ दुर्गा पूजा अकॉर्डिंग टू पुराण। और ये एक्चुअली अकाल बोधन है। अकाल बोधन मतलब इस टाइम पे राम जी स्पेशल वे में दुर्गा माता का 9 डे का याद किया था, और उनको बेसिकली दुर्गा माता इज ये जो पूजा है बेसिकली एनर्जेटिक वे में भगवान को याद करने का कॉन्सेप्ट है, शक्ति लेना, ठीक है? और तभी जाके आपके अंदर एक ऑनेस्टी भी आएगा, इंटीग्रिटी भी आएगा और पावर भी आएगा, ठीक है? जैसे आज माता का जो रूप है ना, आज का माता का रूप है कंदा कंदा माता, मैं थोड़ा भूल गया, ठीक है? मैंने स्टेटस पे भी दिया, ठीक है? हो सके तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? जैसे फर्स्ट दिन था आपका शैलपुत्री, सेकंड दिन था ब्रह्मचारिणी, थर्ड डे था चंद्रघंटा, और आज है कुष्मांडा। कुष्मांडा जो माता का रूप है, ये रूप में एक्चुअली माता ने पूरा दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि वेजिटेशन किया है। मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है, हम लोग खाना जो खाएंगे, इसका मतलब हम लोगों को कभी भूखा नहीं मरना है, इसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ के रूप में लेना पड़ता है। जैसे हर फैमिली में सबको खाना मिले, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? मदर फिगर को होता है ना? तो मदर फिगर होने के नाते कि फैमिली में कभी सूखा ना हो, फैमिली में कभी खाने का अभाव ना हो, ये देखने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको सिंबलाइज किया गया है, या फिर इसका ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पूछते हैं।
ठीक है, तो ये रीजन के साथ नॉलेज कहाँ है, तब तो आएगा मन में भक्ति। भक्ति मिसिंग, भक्ति मिसिंग तो ऐसे ही करप्शन बढ़ेगा। अब शायद आपको साउंड थोड़ा सा अलग लगेगा कि सर आप थोड़ा बैकडेटेड बात कर लेते हो, सर कभी सोचेंगे तो समझ में आएगा ये बैकडेटेड नहीं है, अपडेटेड बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं सर, लॉ को पढ़ते हैं। करप्शन पे बात चल रहा है तो थोड़ा ये सब बात हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको दुर्गा ठाकुर ही मानना है, जिसको जो मानना है वो माने, ठीक है, जिसका जो आराध्य है। अगर अगर जैसे जो लोग जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी है, ट्राइबल्स है, दे एक्चुअली वर्शिप जंगल्स, मतलब दे वर्शिप ट्रीज, दे वर्शिप पत्थर, ठीक है। जैसे हम लोग शिव जी को भी तो पत्थर मान के पूछते हैं, ठीक है। जंगल में लोग अभी भी, जैसे मैं जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ, ये बेसिकली ट्राइबल्स एंड महातो लोगों का, कुड़मी लोगों का बेल्ट है मेनली, ठीक है। ये आदिवासी लोग बहुत है इधर, आदिवासी एज वेल एज कुर्मी। ये इनका जो भगवान है ये पत्थर को ही पूछते हैं, जंगल को पूछते हैं, ठीक है। तो दे वर्शिप दैट। प्रॉब्लम क्या है, एटलीस्ट कंपैशन तो रहे, ठीक है। बस यही है सर, और कुछ नहीं। डर रहे मन में कि भगवान गुस्सा हो जाएगा, हाँ, ये सब डर मन से जो खत्म हो गया ना, डर, रेस्पेक्ट, कंपैशन सब खत्म हो जा रहा है सर। इसको कैसे लाना है ये सोचना चाहिए। जापान के अंदर ये चीज कितना अच्छे से भर गया सर, जापान इतना डेवलप क्यों किया, करप्शन लेस क्यों बनाया, क्योंकि गौतम बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट, जो यहाँ से बेसिकली वेदांत का जो सार है, ठीक है, उपनिषद से लिया गया। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स है दैट इज बेस्ड ऑन उपनिषद, ठीक है। एंड उपनिषद का जो सार है उसको वेदांत में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, दैट इज अद्वैत वेदांत, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट को जापान के अंदर, मतलब जहां जहां बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड किया है वहां, और सबसे अच्छा बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट टीचिंग्स को अगर किसी कंट्री ने एक्सेप्ट कर पाया दैट इज जापान। इवन कोरिया ऑल्सो इज देयर, बट जापान इज बेस्ट, जापान इज बेस्ट। और इसीलिए जापान का डेवलपमेंट भी देखे आप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारा चीज खत्म हो गया था, फिर भी जापान उठ के खड़ा हुआ और डेवलपमेंट का मतलब एक फ्लड लाया। और जापान के अंदर लोगों का कल्चर्स, लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट, इट्स रियली ट्रेमेंडस। आज भी जापान में स्कूल में बच्चा लोग जाके सबसे पहले उनको किताब नहीं, उनको झाड़ू दिया जाता है ताकि वो स्कूल में साफ कैसे रख पाए, वो सब सीख पाए। हमारे देश में कितना स्कूल है जहाँ पर ये टीचिंग्स दिया जाता है कि भाई क्लासरूम में आने के लिए आपको स्वीपिंग करना, मतलब स्वीप करना पड़ेगा, ठीक है, आप झाड़ू लगाओ, आप क्लीनिंग करो, ये भी टीचिंग्स का पार्ट है। एंड दिस टीचिंग्स आर बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। স্যার আমাদের স্কুলে ছিল, আমরা ঝাড় দিয়ে মাটিতে বসতাম আসন পেতে। वही सर, वही चीज तो खत्म हो गया ना सर आजकल। अगर बच्चे लोगों को स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए बोलेगा, सबसे पहले गार्जियन लोग जाके, यहाँ इंडिया में जो कल्चर बन चुका है, गार्जियन जाके सबसे पहले आंदोलन करेगा कि हमारे बाच्चे के लिए, हम लोग के बच्चा लोगों को देके स्कूल झाड़ू लगा रहा है। ये हालत है हमारे टीचिंग्स का, समझ रहे हैं सर। रिलीजियन का कॉन्सेप्ट कोई भगवान देवता को लेके कुसंस्कार नहीं सर, इट्स नॉट अ कुसंस्कार, ये बेसिकली एक टीचिंग्स है। ये टीचिंग्स मिसिंग है सर, ये टीचिंग्स मिसिंग है। और जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत है ठीक ठाक है, और बाकी जिसके अंदर नहीं है मैक्सिमम, ये जो करप्शन बढ़ने का यही रीजन है, ये मेन रीजन। 24 नवंबर, अच्छा ये एक्ट को भी बहुत बार अमेंडमेंट किया गया, 5 में, 9 में, 12 में। 24 November 2017, in a ruling in favor of citizens' liberty, the Supreme Court has set aside a clause in the Prevention of Money Laundering Act, which made it virtually impossible for a person convicted to more than 3 years in jail, ठीक है, जो अभी तौता बता रहा था, and in jail to get bail in the public prosecutor opposite. Section 45 of PMLA Act 2002 provides that no person can be granted bail for any offence under the Act unless the public prosecutor appointed by the government gets a chance to oppose his bail. And should be public prosecutor choose to oppose bail, the court has to be convinced that the accused was not guilty of the crime, and additionally that he or she was not likely to commit any offence while out on bail. A tall order by in court. It observed that the provision violates Article 14 and 21 of the Indian Constitution. डिसीजन लिया गया, लेकिन ये लिबर्टी कॉन्सेप्ट को बेसिकली वायोलेट कर रहा है, जिसके बारे में तौथा अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। ये तौथा, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट सर, ठीक है। तो देखो पीएमएलए का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी यू अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आई नो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फटाफट देख लेते हैं।
to prevent and control money laundering, to confiscate and seize the property obtained from the laundered money. ठीक है, मतलब जो भी आप लॉन्डर्ड मनी से खरीदे हो या लिए हो उसको सीज करना, कॉन्फिस्केट करना. ठीक है, टू डील विथ एनी अदर इशू कनेक्टेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. की डेफिनेशंस में यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट रहता है सर डेफिनेशंस में, जैसे अटैचमेंट क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पेमेंट सिस्टम क्या होता है. अटैचमेंट मीन्स प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वर्शंस, dispositions of movement of property by an appropriate legal order. Proceeds of crime, any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. ठीक है, उसको क्राइम को प्रोसीड करना. मनी लॉन्ड्रिंग, whosoever directly or indirectly attempts to indulge, ठीक है, डायरेक्टली उसके अंदर जो मतलब घुसा हुआ है, असिस्ट कर रहा है अदर पर्सन और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू से आप प्रॉपर्टी को बेसिकली अनटेंट कर रहे हैं. ठीक है, पेमेंट सिस्टम, जैसे कि हवाला के थ्रू से आपको बताया, a system that enables payment to be effected between a payer and a beneficiary, involving clearing, payment or settlement service for all of them. It includes the system enabling credit card, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनी ट्रांसफर और सिमिलर ऑपरेशंस. ठीक है, ये सारा चीज पेमेंट सिस्टम, जिसमें हवाला एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. आजकल ऑनलाइन हवाला भी होता है. ठीक है, सैलिएंट फीचर्स. पनिशमेंट क्या दिया गया है सर? द एक्ट प्रिस्क्राइब दैट एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग shall be punishable with rigorous imprisonment from 3 years to 7 years, and where the proceeds of crime involved relate to any offense under paragraph 2 of part A of the schedule, जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, उसमें 7 साल का सजा 10 साल तक जा सकता है. ठीक है, मतलब अगर इसमें नार्कोटिक एंड ड्रगिस्ट मैटर आ जाए ना सर, ठीक है, उसमें 7 साल का जो ऑफेंस मतलब जेल था उसको 10 इयर्स तक एक्सटेंड किया गया है. पावर्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेंटेड प्रॉपर्टी, जो टेंटेड प्रॉपर्टी है उसको उसका अटैचमेंट के बारे में, द डायरेक्टर और ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर with the authority of the director can provisionally attach property believed to be proceeds of crime for 180 days. Such an order is required to be confirmed by an independent adjudicating authority. Like जो भी कोर्ट का हायर अथॉरिटी होगा उनके कहने पे ही ये हो सकता है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो सकता है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब पावरफुल अथॉरिटी, जिनके पास पावर होता है. ठीक है, is the authority appointed by the central government through notifications to exercise jurisdictions, powers and authority conferred under PMLA, the Prevention of Money Laundering Act. It decides whether any of the property attached or seized involved in money laundering. अगर कोई प्रॉपर्टी सीज हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू से हुआ है? The adjudicating authority shall not be bound by procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principles of natural justice and is subject to the other provisions of PMLA. The adjudicating authority shall have powers to regulate its own procedures. Regulate its own procedures. Again. Presumptions in interconnected transactions, where money laundering involves 2 or more interconnected transactions. 1 or more such transactions are to be proved or to be involved in money laundering. Then for the purpose of adjudication and confiscations, it shall be presumed that remaining transactions form part of such interconnected transactions. मतलब अगर कोई main transactions के साथ जुड़ा हुआ और भी connected transactions है, वो हर एक transactions को connect किया जाएगा. ठीक है, interconnected transactions. ठीक है, जो money laundering के through से हो रहा है. Burden of proof, किसको प्रूव करना है कि भाई आपने गलत वे से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा को यूज नहीं किया. A person who is accused of having committed the offense of money laundering has to prove that alleged proceeds of crime are in fact lawful property. अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके ऊपर आता है तो आपको ही प्रूव करना है कि भाई आपका प्रॉपर्टी इलीगल उपाय से नहीं है. ठीक है, कैसे प्रूव करोगे? काम वैसा करो, सारा चीज एकदम क्लियर कट पैसे से करो. ठीक है, प्रूफ दे पाओ आप कि भाई किसका पैसा है, कहाँ से आया है. ठीक है, आसमान से तो नहीं टपका और खजूर पे नहीं लटका. ठीक है, तो जहां से भी आया है ओरिजिन क्लियर रखो. ठीक है, हर पैसा का हिसाब होना चाहिए और हर पैसे का कहाँ से आया है उसका रीजन होना चाहिए, और वो भी क्लियर रीजन. अगर बताने में मुश्किल होता है तो मतलब गलत उपाय है सर. दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक. अच्छा, अगर किसी के अगेंस्ट में गलत तरीके से कुछ होता है तो आप अपील कर सकते हो. एन अपीलेट ट्राइब्यूनल इज द बॉडी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज गिवन द पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. मानो कि कोर्ट ने किसी के अगेंस्ट में बोला कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू से किया है, इनका प्रॉपर्टी इलीगल है. ठीक है, तो आपके पास पावर है, अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट में झूठा आरोप लग रहा है, ठीक है, फॉल्स
आपके अगेंस्ट में फॉल्स रिपोर्ट दिया गया है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, अपील कर सकते हो. ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल कैन बी अपील्ड इन एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट एंड फाइनली टू द सुप्रीम. And there is also special code section 43 of Prevention of Money Laundering Act says that the central government in consultation with the Chief Justice of the High Court shall for trial of offence punishable under section 4 by notification designate one or more court subsections and special courts or special courts for such area or areas or for such case of class or group of cases as may be specified in the notification. ठीक है. And FIU India Financial Intelligence Unit, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ देर पहले ही बता रहा था, उसके साइट में भी मैंने विजिट करवाया था आपको, है ना. Was set by the government of India on 18th of November 2004 as the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating the informations relating to suspect financial transactions. FIU India is also responsible for coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence, investigating and enforcement agencies in punishing the global efforts against money laundering and related crimes. FIU India is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council. FIU India एक independent body है जो directly independent Economic Intelligence Council को report करता है, headed by Finance Minister. ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, कोई बीच में नहीं है. इतना पावर है सर FIU इंडिया के पास, जो बेसिकली इनके बिहाफ में ईडी काम करता है सर, इन्हीं के बिहाफ में ईडी काम करता है. क्रिटिसिज्म भी कुछ रहा है, ठीक है. In July 2022, according to data shared by Union Government in Parliament, only 23 people have been convicted in 5422 cases registered under Prevention of Money Laundering. पता तो इसी का बात कर रहा था ना. 5422 केसेस दर्ज हुआ है अभी तक, उसमें से 23 पीपल को ही कन्विक्टेड किया गया है. हेलो सर 23 জনের মধ্যে একজনও পলিটিশিয়ান নয়. ठीक है. In 17 years after the law was passed, a conviction rate is of less than 0.5%. Due to low conviction rate and the people against which the PMLA has been applied in last few years, lawyers argue that PMLA is invoked against political rival or a dissenter because the process is in itself the punishment. Okay, the accused does not even know what allegations are put against them. ठीक है, तो बेसिकली कभी कभी तो ऐसा भी है कि मतलब झूठा आरोप भी लगता है. ठीक है, तो काफी मतलब खतरनाक इशू है हमारे देश का ये. पॉलिटिकल वार खत्म होना चाहिए. ठीक है, रियलिटी आना चाहिए सामने, गलत को गलत और सही को सही बोले, और गलत लोगों को ना सर पे ना चढ़ाए, चाहे कोई भी पार्टी. अगर कोई इंसान गलत है उसको पार्टी में ना रखा जाए. ठीक है, और गलत लोगों को सर पे ना चढ़ाया जाए. ठीक है, डोंट पुट दिस इलीगल पर्सन इन पॉलिटिकल पार्टीज हेड. ठीक है, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है सर, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है. और इसका चयन कौन करेगा? पब्लिक. वोट ही नहीं देना है ऐसे लोगों को, पब्लिक को सुधरना है सर. हेड ऑफ द बीजेपी क्या कर रहा है, हेड ऑफ द टीएमसी क्या कर रहा है, डजंट मैटर. पब्लिक वोट देता है ना, एमपी एमएलए बनाता है. दे मस्ट डिसाइड, दे मस्ट चूज कि वोट नहीं देना है. क्या करोगे करो, वोट ही नहीं देना. ये डिसीजन ले सकते हैं कोई? नहीं ले सकते. ये प्रॉब्लम है सर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और लोगों के अंदर इतना चमचागिरी है, इतना जल्दी में बिक जाते हैं ना हम लोग. सबका क्या पर्सनल स्वार्थ है, सब अपने अपने सेल्फिशनेस पे खत्म. कैसे होगा फिर? और जिस स्टेट में ऐसा ज्यादा है ना, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, करप्शन पे करप्शन. बिहार देख लो, बंगाल देख लो, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख लो, करप्शन बहुत है. और ये जब तक कम नहीं होता तब तक आपको ये दिक्कत झेलना पड़ेगा. एक स्टेट है रिसेंटली, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा स्टेट में से आसाम. आसाम ने ना एक डिसीजन अच्छा लिया था. आसाम ने एक अच्छा डिसीजन अभी तक लिया है, जो थोड़ा सा ऊपर जाके सोचा है. ठीक है, जात पात के ऊपर जाके आसाम ने डिसीजन लिया. ये अच्छा चीज है आसाम, मुझे ये अच्छा चीज लगा. कम से कम जात पात के बाहर जाके तो सोचा. तो चलो पॉलिटिकल मैटर में बात तो हो ही जाता है. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया ऑन 27 जुलाई 2022. The Supreme Court of India upheld the provisions of the Act and retained the powers of the Enforcement Directorate under PMLA, which was criticized for putting the personal liberty of citizen at risk by the undue process allowed by the provisions of PMLA.
On August 2022, Supreme Court accepted a petition to review its 27 July 2022 judgment which upheld court amendments made the prevention of money laundering on 25th August 2022. Supreme Court said the two provisions not providing a copy of enforcement case information report to the accused and reversal of the presumptions of innocence and need reconsiderations. ठीक है. Similar laws in other countries. मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और भी एक्ट दुनिया के और भी देशों में हैं, जैसे यूएस में चलता है। স্যার এই কেসটাও টিএমসি থেকে করা হয়েছিল যাতে ইডি কে এর মধ্যে আর না রাখা হয় মানি লন্ডারিং এর, তার জন্যই এই একটা জাজমেন্টটা বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। यस यस एग्जैक्टली सर, ठीक है। 1986 में इसमें आया था यूएस में लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट बोल के, ठीक है, फेडरल क्राइम, ठीक है। इट इज क्रिमिनलाइज मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड स्टेट्स 1986 में। हम लोग थोड़ा और बाद में आए सर। एस्टैब्लिश मनी लॉन्ड्रिंग एज ए फेडरल क्राइम, प्रोहिबिटेड स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शंस टू इवेट सीटीआर फाइलिंग्स, इंट्रोड्यूस सिविल एंड क्रिमिनल फॉरफीचर्स, वायलेशंस एंड अदर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है, ऐसा और भी देशों में है। मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा डिटेल्स दिखाया स्टार्टिंग में, ठीक है। अलग कंट्री का अलग अलग चलता है, अब इसको भी देख लेना। मैं आपको नोट्स दोनों शेयर कर देता हूँ, आप जरूर देखें, ठीक है, कि कौन सा कंट्री क्या डिसीजन ले रहा है। दैट इज ऑल्सो जानकारी ले सकते हो आप लोग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आप इंडिया में क्या हो रहा है उसको जल्दी जानो, क्योंकि एग्जाम में वो जरूरी है ज्यादा। उसके साथ साथ आप बाहर में भी क्या चल रहा है उसका भी आप जानकारी। मैंने आपको आप लोग को अभी एग्जीक्यूटिव लेवल में तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया है, जब आप लोग फाइनल लेवल में आओगे तो थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेने का जरूरत पड़ेगा, तो मैं डिटेल्स में भी आप लोगों को बात करके रखूंगा, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है। स्कैनर से क्वेश्चंस थोड़ा रेडी कर लो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है। स्कैनर से क्वेश्चंस, सेक्शन, सबसेक्शन जो भी रहेगा वो थोड़ा रेडी कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है सर। ओके, शाम को मिलते हैं जीएसटी क्लास में। बाय सर। बाय सर, टाटा। टाटा सर।